हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एक बार फिर से एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो सीटेट का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो 30 जनवरी ऑफ 2023 को ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया गया था और इसी का हम लोग जो फर्स्ट पेपर है इसी का सीडीपी पोर्शन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ेंगे तभी हम लोग ऑप्शन पे सही से पहुंच पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति, अब यहां पे देखिए विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। अब देखिए भावनाएं जो है फीलिंग्स वो किससे रिलेटेड है, वो नैतिक विकास से रिलेटेड है, भाषा विकास से, शारीरिक विकास से या संवेगात्मक विकास से। तो जो फीलिंग्स होती, भावनाएं होती है वो किससे रिलेटेड होती हैं, संवेगात्मक विकास से। तो हम लोग आराम से इस ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। अब इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग और कुछ चीजें जान लें। देखिए इमोशनल डेवलपमेंट जितना बेहतर होगा उतना ही बच्चा अपने परिवेश में आसानी से समायोजन कर पाएगा और इमोशनल डेवलपमेंट जितना ही प्रॉपर्ली वो नहीं होगा उतनी ही उसे समस्या होगी समायोजन करने में। ठीक है, अब बात आती है कि जो संवेगात्मक विकास है उसके सिद्धांत। तो जो संवेग के जो सिद्धांत है उसे मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो 3 सिद्धांत है। पहला है संवेग का दैहिक सिद्धांत यानी कि फिजिकल थ्योरी ऑफ इमोशन, जो कि किसने दिया, जेम्स लैंग ने दिया। दूसरा है केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल थ्योरी ऑफ इमोशन, जो कि किसने दिया, कैनन व बार्ड ने दिया। तीसरा आपका आ जाता है जैविकी सिद्धांत यानी बायोलॉजिकल थियरी ऑफ इमोशन, जो कि वॉटसन ने दिया। अब जो पहला सिद्धांत है ऐसे समझिए, ये देखिए संवेग का दैहिक सिद्धांत यानी फिजिकल थियरी ऑफ इमोशन किसने दिया, जेम्स लैंग ने दिया। अब जेम्स लैंग ने ये कहा कि पहले अगर कोई भी उद्दीपन बच्चे को दिखता है, कोई उत्तेजक चीज बच्चे को दिखती है, तो पहले तो उसके अंदर संवेग आएगा, उसके संवेग जैसे ही उसके माइंड में जाएगा उसके बाद शारीरिक प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करें। अगर किसी बच्चे ने स्नैक को देखा तो जैसे ही वो स्नैक को देखेगा वैसे ही उसके अंदर क्या आएगा, कौन सा संवेग आएगा, भय यानी डर। और डर जैसे ही उसके माइंड में गया वैसे ही वहां से दौड़ना शुरू करेगा। दौड़ना क्या हुआ, एक शारीरिक प्रतिक्रिया हुई, फिजिकल एक्टिविटी हुई। तो जेम्स लैंग यही कहना चाह रहे हैं कि संवेग के माध्यम से ही शारीरिक परिवर्तन होता है। शारीरिक परिवर्तन का मतलब क्या है कि हो सकता है बच्चे ने इससे पहले वो कभी ना दौड़ा हो लेकिन संवेग के माध्यम से उसने दौड़ना सीखा। ये कहने का मतलब है जेम्स लैंग का। और इनकी एक चीज और है कि पहले तो संवेग आएगा, संवेग की अनुभूति होगी, पहले वो इमोशंस को फील करेगा, उसके बाद ही फिजिकल एक्टिविटी होगी। ये संवेग के दैहिक सिद्धांत में। अब बात आती है संवेग के केंद्रीय सिद्धांत, जो कैनन एवं बार्ड ने दिया। इन्होंने ये कहा बेसिकली संवेग की उत्पत्ति मस्तिष्क के एक पार्ट, मस्तिष्क में एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस और इसी के माध्यम से संवेग की उत्पत्ति होती है भाई साहब। ठीक है, इसी के माध्यम से संवेग की उत्पत्ति होती है। अब कैनन एवं बार्ड ने यह कहा कि संवेग की अनुभूति और फिजिकल एक्टिविटी एक साथ होती है। इस सिद्धांत में और इस सिद्धांत में यही में डिफरेंस है। इसमें कहा गया पहले संवेग को अनुभूति करेंगे तब फिजिकल एक्टिविटी होगी, और इसमें यह कहा गया कि संवेग और फिजिकल एक्टिविटी साथ में होगा और दोनों एक प्रकार की स्वतंत्र क्रियाएं हैं। और थर्ड हमने आपको बता ही दिया है संवेग का जो जैविकी सिद्धांत है, बायोलॉजिकल थियोरी ऑफ इमोशन, इसमें वॉटसन, जेबी वॉटसन ने सिद्धांत किसने दिया था, वॉटसन ने। तो इसमें वॉटसन ने क्या बताया कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें 3 तरह के संवेग होते हैं। कौन सा, पहला होता है भय, दूसरा होता है प्रेम, तीसरा होता है क्रोध। यही 3 जो मुख्य संवेग होते हैं, इन्हीं के माध्यम से जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है वैसे वैसे इन्हीं संवेगों के जो 3 संवेग हमने बताया, इन्हीं 3 संवेगों के माध्यम से अन्य संवेगों की उत्पत्ति होती है। ये बताया गया है बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इमोशन में। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। अब देखिए, समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। किसी पर्सन में, किसी बच्चे में ये धीमी हो सकती है, किसी बच्चे में ये तेज हो सकता है विकास, लेकिन ये लगातार चलता रहेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि जो बच्चा है पहले अपने अंग चलाना सीखता है, उसके बाद अंगों के भाग चलाना सीखता है, और यही क्वेश्चन में कह रहा है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से संबंधित हैं। समग्र निर्माण यानी पहले तो पूरी बॉडी चलाना सीखेगा, उसके बाद विशिष्ट अंगों को चलाना सीखेगा, ये कह रहा है, और शायद यही ऑप्शन सही होगा आपका, एकीकरण। अगला देख लेते हैं, शीर्षगामी सिद्धांत। ये चलता है ऊपर से नीचे की ओर, यानी सिर से पैर की ओर। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अधोगामी समीप दूरस्थ सिद्धांत, यानी कि पहले तो इसको निकट दूर सिद्धांत भी कहते हैं। पहले पास की चीजों का विकास होता है, उसके बाद दूर की चीजों का विकास होता है, यानी कि पहले तो सेंट्रल में विकास होता है, केंद्र में, उसके बाद चीजें केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं और उन चीजों का विकास होता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? अब देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक की बात कर रहा है, ठीक है, सोशियो कल्चरल फैक्टर की बात कर रहा है। ऑप्शन है स्कूली माहौल, तंत्रिका संबंधी विकार, जैविक और आनुवंशिक। अब देखिए, अभी हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि दो प्रकार की सामाजिक संस्थाएं होती हैं, एक होती है प्राथमिक और दूसरी होती है सेकेंडरी यानी द्वितीयक। उसमें हमने बताया था परिवार कैसा है, प्राथमिक संस्था है, और विद्यालय सेकेंडरी संस्था है। अब इसमें परिवार नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन स्कूली माहौल दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है स्कूली माहौल। तंत्रिका संबंधी विकार कोई मतलब नहीं है, जैविक प्रवृत्तियां कोई मतलब नहीं है, आनुवंशिक बनावट कोई मतलब नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है? स्कूली माहौल। क्यों सही है? क्योंकि स्कूल में हर तरह के बच्चे आते हैं, अलग अलग संस्कृति से रिलेटेड होते हैं, अलग अलग समाज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, क्लियर? अगली चीज देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था, अब यहां पे देखिए 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें, अब देखिए 7 से 11 की बात हो रही है, 7 to 11। अब बताइए 7 to 11 में कौन सी स्टेज होगी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी ये ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे के जो मेंटल ऑपरेशंस होते हैं वो मूर्त चीजों को देखकर होते हैं। अगर चीजें सामने रखी हुई हैं तो वो मेंटल ऑपरेशन कर पाएंगे, मानसिक संक्रियाएं कर पाएंगे। अगर हमने मूर्त या स्थूल चीज उनके सामने से हटा ली तो वो मानसिक क्रियाएं नहीं कर पाएंगे। ये इस स्टेज में बताया गया है। अब बताइए परिकल्पना क्या इस स्टेज का हिस्सा है? नहीं, ये अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज का है। प्रतिवर्ती चिंतन यानी ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, बिलिटी, ये है पलटावी गुण। ठीक है, पलटावी चिंतन है मूर्त में। निष्क्रिय अनुसरण नहीं है। वस्तु स्थायित्व आपको पता है सेंसरी मोटर स्टेज में है 18 to 24 मंथ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? प्रतिवर्ती चिंतन। प्रतिवर्ती चिंतन के अलावा इसमें क्या क्या होता है मूर्त में? एक तो आपका हो गया प्रतिवर्ती चिंतन यानी कि रिवर्सिबिलिटी। दूसरा आपका आ जाता है कंजर्वेशन,
संरक्षण जो मैंने बताया था। तीसरा आ जाता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इनको बहुत सारी चीजें इकट्ठा दे दीजिए, ट्वाइस आपने दे दिया, अल्फाबेट दे दिया, काउंटिंग नंबर दे दिया है, तो ये सबको अलग अलग कर लेंगे। ये प्रॉपर्टी इस स्टेज में आ जाती है। अगला है रिलेशन, यानी कि ये संबंधों को भी समझने लगते हैं। ये चीजें होती हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, तो कौन सा सही है आपका? प्रतिवर्ती चिंतन, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई सारी। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया है कि अमूर्त जो स्टेज है वो कब आती है? वो मूर्त के बाद आती है, यानी अब्स्ट्रैक्ट या औपचारिक संक्रियात्मक में, है ना। तो कौन सा है इस? अब देखिए इसमें क्या है, संवेदीकात्मक हो नहीं सकता है, पूर्व संक्रियात्मक हो नहीं सकता है, मूर्त में कॉन्क्रीट चीजें आती हैं। अब इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कह लो या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा। ठीक है, अब देखिए अमूर्त में क्या होता है, मूर्त में क्या होता है? मूर्त में अगर कॉन्क्रीट चीजें दी हुई हैं तभी बच्चा मेंटल ऑपरेशन कर पाता है। अमूर्त में क्या होता है? कॉन्क्रीट चीजें उसके सामने से हटा लीजिए, एक बार आपने सामने रखी उसके बाद हटा लीजिए, उसके बाद भी वो अगर वो चीज उसके सामने नहीं है तभी भी वो उन चीजों के बारे में मेंटल ऑपरेशन कर पाएगा, मानसिक संक्रियाएं कर पाएगा, है ना। तो वही इसमें कह रहा है अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम होता है। तो कौन किस में होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है और उस दायित्व को हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय। अब देखिए यहां पे क्या है? नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, अब लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है? नूरी एक लड़की है जो ये कह रही है कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए। ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको सारे स्तर पता होंगे। कोहलबर्ग के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है प्री कन्वेंशनल, दूसरा होता है कन्वेंशनल, तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में नाम बदल जाते हैं। अभिसामायिक, इसको परंपरागत भी कहते हैं, इस वर्ड को रूढ़िवादी भी कहते हैं, है ना। इंग्लिश में एक ही वर्ड है कन्वेंशनल, तो ये क्या हो गया? प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी चीजें होती हैं। बच्चा आज्ञाकारी होता है, दंड पनिशमेंट से दूर भागता है। अगली चीज आ जाती है आपकी अभिसामिक, यानी कि परंपरागत। ये पूर्व परंपरागत हो गई, ये परंपरागत। इसे क्या कहते हैं? कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग लेवल। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, परंपरागत के भी 2 स्तर हो जाते हैं बाद में। एक तो हो जाता है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। लड़का जो है वो हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे उसकी समाज में इंसल्ट हो। और दूसरा है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, इसका मतलब क्या है? इसी का मतलब है समाज में जो भी नियम कानून बने हुए हैं उनको मेंटेन रखा जाए। क्या यही कहा जा रहा है? नूरी क्या यही कह रही है हमें नियमों का पालन करना चाहिए? जी हाँ, नूरी यही कह रही है कि हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है और उस दायित्व के लिए हमें अपने नियमों का पालन करना चाहिए, यानी सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग। और ये किस स्तर पर है? परंपरागत यानी कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग में है, यानी सेकंड स्तर, यानी सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवाज आ रही? अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिससे परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है अनुकरण की। वाइगोत्स्की ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, बायोलॉजिकल टर्म नहीं कहा है, पदानुक्रम नहीं कहा है, सामाजिक अंतःक्रिया का है। क्योंकि समाज ये क्या है? सदस्यों के साथ चर्चा करना, यानी कि बच्चे जितने बड़ों के साथ रहेंगे, आसपास उनके साथ लोग रहेंगे, तभी वो ज्यादा से ज्यादा बोलना
व्यवहार करना उन्हीं की तरह सीखेंगे। आप एक इस बच्चा पैदा हो, उसके बाद आप जंगल में डालाइए, ठीक है, तो क्या वो जैसे हम लोग बोल पा रहे हैं वैसे वो बोल पाएगा? नहीं। वो जंगल में रह रहा है तो वहां पे जैसे जानवर है उस तरह की वो आवाज निकालेगा। भले वो मनुष्य का बच्चा है लेकिन हम लोग की तरह नहीं बन पाएगा। अब ये है, यही चीज यहां बताई जा रही है कि जो बच्चा है उनको बड़ों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल इसलिए है क्योंकि जितना वो बड़ों के साथ बैठेंगे वैसे ही वो मैनर सीखेंगे, बात करने का ढंग सीखेंगे और उन्हीं की चीजों को धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे। तो ये क्या कहलाता है? सामाजिक अंतःक्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की, देखिए लेव वाइगोस्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, गार्डनर, इन चार जो चीजें हैं ये इन चार लोगों को अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। इनसे 5 से 6 क्वेश्चन आने ही आने, ठीक है। लेव वाइगोस्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका निम्न में से क्या करना चाहिए? किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। देखिए वाइगोस्की ने यह कहा था बचना नहीं चाहिए, वाइगोस्की ने कहा था इशारे देना चाहिए, क्योंकि इशारा देना ही क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग कहलाता है। आप लोगों को पता होगा स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ यानी सहारा। उन्होंने ये नहीं कहा था बचना चाहिए, उन्होंने कहा था अगर बच्चा कोई चीज सीख रहा है तो उसे स्कैफोल्डिंग यानी सहारा देना चाहिए और जब वो सीख जाए तो वो सहारा हटा लेना चाहिए। तो यानी पहला ऑप्शन गलत। ये तब सही होता जब वहां बचना वर्ड ना होता। दूसरा ऑप्शन है किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण पर करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित डिमोरलाइज करने के लिए वाइगोस्की ने कभी नहीं कहा है, ठीक है, या किसी ने नहीं कहा है। विद्यार्थियों के बीच चर्चा एवं वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए। अब देखिए चौथा ऑप्शन तब सही होता जब अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग ना होकर साथ देखना चाहिए, तब तो ये ऑप्शन सही हो जाता। अलग कर दिया इसलिए ये भी नहीं ऑप्शन सही होगा। कौन सा बचा? थर्ड। विद्यार्थियों के बीच चर्चा करनी चाहिए और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यही सामाजिक इसी के माध्यम से सामाजिक अंतःक्रिया होगी और वो चीजों को सीखेंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की का मत है कि, अब देखिए वाइगोस्की का तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग और गार्डनर। लेव वाइगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा समामेलित होती हैं, यानी कि मिक्सचर होती हैं। कौन सी? मनोवैज्ञानिक उपकरण, पुरस्कार एवं दंड की बात ही नहीं की, अनुकूलन की बात ही नहीं की, कंठस्थीकरण की बात ही नहीं की, यानी मनोवैज्ञानिक उपकरण यानी साइकोलॉजिकल टूल। देखिए साइकोलॉजिकल टूल बेसिकली होता क्या है? साइकोलॉजिकल टूल क्या होता है? हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसको हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ऐसे सारे टूल साइकोलॉजिकल जिनके माध्यम से हम अपने थॉट प्रोसेस को समझ पाते हैं, ठीक है। तो यही बात पे उन्होंने वाइगोस्की ने कहा था कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं साइकोलॉजिकल टूल के द्वारा मिक्स होती हैं, सम्मिलित होती हैं। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही? मनोवैज्ञानिक उपकरण। मनोवैज्ञानिक उपकरण से अपने थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, अपने थॉट प्रोसेस के बारे में अवेयर हो पाते हैं। ये किसके माध्यम से होता है? साइकोलॉजिकल टूल यानी मनोवैज्ञानिक उपकरण के माध्यम से। पहला ऑप्शन सही है। अगला है, देखिए गार्डनर का नाम लिया था हमने। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की, अब देखिए जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशा वाइजर और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं उन्हें किस प्रकार की बुद्धि कहते हैं? गार्डनर को बार बार हम समझा रहे हैं। अब देखिए 7 प्रकार की बुद्धि दी है गार्डनर ने, उनमें से 2 प्रकार की बुद्धि है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक तो है अंतःवैयक्तिक और दूसरी है अंतरावैयक्तिक, ठीक, अंतरावैयक्तिक। ठीक है, इसको एक नाम से और जानते हैं अंतःवैयक्तिक को, अंतरवैयक्तिक है, सॉरी, और ये अंतरावैयक्तिक है। अंतरवैयक्तिक को एक नाम से और जानते हैं पर्सनल अदर इंटेलिजेंस।
और इसको पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी वैयक्तिक परबुद्धि और वैयक्तिक स्वबुद्धि। अब जो अंतरवैयक्तिक होती है, अंतरवैयक्तिक में ही हम, अब देखिए इसमें क्या, पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, अंतरवैयक्तिक में ही हम दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। अंतरा में क्या होता है, अंतरा में हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं। तो कौन सा सही है, पहला ऑप्शन, ठीक है ना, 10वें का पहला ऑप्शन सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेओ वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। भाषा और संज्ञान, चलिए ऑप्शन को देखते हैं। भाषा की विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रियता को दर्शाती हैं। बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती हैं। यही ऑप्शन सही है। विचारों का मौखिकीकरण बच्चों के समस्या समाधान कौशलों में बाधक होता है। नहीं, बाधक नहीं होता है, सहायक होता है। ठीक है, बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रियता को दर्शाती हैं, बिल्कुल नहीं। भाषा की विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं होती है, बल्कि होती है। कौन सा ऑप्शन सही, बच्चों की। जो पर्सनल टॉक है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, पर्सनल टॉक बहुत हद तक बच्चा क्या सोच रहा है ये बता सकती है। वो अपने आप से बात कर रहा है, अगर उन बातों को टीचर समझने की कोशिश करे, पेरेंट समझने की कोशिश करें, तो बच्चे की मनोदशा क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। उसी के अकॉर्डिंग हमें माहौल को प्रिपेयर रखना है बच्चे के लिए। ठीक है, अगर हमने इस चीज को मेजर नहीं की, जो चीजें चल रही है उसे चलने दिया उसी ढर्रे पे, तो बहुत सारी मेंटल डिसेबिलिटी आ सकती है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, लड़के हमेशा, अब ये देखिए, लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में अच्छी होती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है। जेंडर समता यानी जेंडर इक्विटी। देखिए जेंडर प्योरिटी, ये क्या है, जेंडर अस्मिता, जेंडर आइडेंटिटी, और ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर समता, जेंडर इक्विटी। अब देखिए, लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, ये क्या दिखाता है, मतलब हमने जेंडर क्या है, एक सामाजिक वर्ड है ना। सेक्स क्या है, वो बायोलॉजिकल वर्ड है, वो पता है कि हाँ ये लड़का है ये लड़की है, लेकिन ये कैसा है, सामाजिक वर्ड है। अब जो सामाजिक, ये जो जेंडर है ये किसने डिसाइड किया, हमारे समाज ने ही डिसाइड किया है कि लड़का ये कर सकती है, लड़का ये कर सकता है, लड़के का पहनावा ये रहेगा, लड़की का पहनावा ये रहेगा। लड़के को विज्ञान में अच्छे मार्क्स हैं, लड़का विज्ञान अच्छा समझता है और लड़की गाती बहुत अच्छा है। लड़का क्रिकेट अच्छा खेलता है और लड़की खाना बहुत अच्छा पकाती है। ये किसने डिसाइड किया है, समाज के माध्यम से। यानी ये क्या है, स्टीरियोटाइपिंग है, रूढ़िवादिता है। कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा। समझ में आ गया। अब समता देखिए, जेंडर समता ये दिखाता है कि पुरुषों में, महिलाओं में, लड़के में, लड़कियों में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं। मतलब जो काम लड़की कर सकती है वो काम लड़के भी कर सकते हैं, और जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां कर सकती हैं। ये बताता है जेंडर 1% भी डिफरेंस नहीं होता है। अनुरूपता, अब अनुरूपता को समझिए। जेंडर प्योरिटी क्या होता है, ये होता है कि समाज क्या दोनों को समान रूप से साधन उपलब्ध करा रहा है। इसमें डिफरेंस है। इसमें क्या है कि दोनों जो जेंडर है क्या उनको समान रूप से रिसोर्सेस अवेलेबल किए जा रहे हैं। ये क्या कहलाता है, जेंडर अनुरूपता। जेंडर अस्मिता आइडेंटिटी, ये क्या है, जेंडर आइडेंटिटी वो चीज है कि कोई पुरुष, वो बायोलॉजिकली पुरुष है, सेक्स उसका क्या है, पुरुष है, ठीक है, लेकिन बायोलॉजिकली वो पुरुष है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि नहीं मैं फीमेल हूं। ठीक है, तो वो पुरुष अपनी इच्छा से फीमेल, खुद को फीमेल साबित करता है, मतलब उसके अंदर जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, इस चीज को क्या कहते हैं, जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, बायोलॉजिकली वो पुरुष है, लेकिन वो कह रहा कि नहीं फीलिंग्स हमारी फीमेल वाली हैं और एक्टिविटी फीमेल वाली है। तो ये क्या, जेंडर अस्मिता यानी जेंडर आइडेंटिटी, जब एक पुरुष खुद को महिला बताने लगे। जेंडर रूढ़वादिता मैंने समझाई दिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा। ठीक है,
एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता। एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक, अब देखिए एक कक्षा है, क्लास है, जिसमें से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सोशियोलेक्चुअल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड अलग अलग है, उसमें क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, विविधता है। को विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूहों में बांट कर, नहीं भैया समूहों में नहीं बांट सकते हैं क्लास में, क्योंकि सामाजिक विद्यालय क्या है, विद्यालय एक प्रकार का सेकेंडरी सामाजिक संस्था है, तो उसमें तो हम बांटेंगे, क्योंकि जब मिलकर रहेंगे तभी एक दूसरे थॉट एक्सचेंज होंगे, हम सीखेंगे। इनको अनदेखा करना चाहिए और मानकीकृत पाठ्यचर्या यानी अपने करिकुलम को लाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये ऑप्शन सही है कि जो विद्यार्थी हैं अलग अलग बैकग्राउंड से हैं उनको एक गुण के रूप में लेना चाहिए और जो कॉन्सेप्ट्स हैं टीचिंग के दौरान उनमें उनका यूज करना चाहिए, और को विद्यार्थियों को नामीकरण और रूढ़िबद्ध धारणाओं को पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को, ठीक है, अच्छा, समालोचनात्मक चिंतन, ठीक है, को सम्मिलित करने के लिए अध्यापक को खुले अंत वाले प्रश्न, अपसारी चिंतन, इसमें पहले ही ऑप्शन सही है, खुले अंत वाले अपसारी चिंतन शामिल है, प्रस्तुत करने चाहिए, बंद अंत वाले अपसारी, वास्तविक नहीं। अब देखिए खुले अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं और अपसारी चिंतन क्या होता है, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। ठीक है, देखिए खुले अंत वाले जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनका जवाब यस या नो में या वन वर्ड में नहीं होता है, जिनको बच्चे से डिस्क्रिप्टिव माध्यम से पूछने की कोशिश की जाती है। जैसे आपने कोई स्टोरी सुनाई, कोई आपने पोएम सुनाई, तो आप ये पूछ सकते हैं कि बताइए सोहन आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। इसका मतलब है ये जो इस स्टोरी से क्या सीखा, ये जो आंसर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये उसका खुद का आंसर होगा, किसी बुक में नहीं लिखा होगा। उसने स्टोरी सुनी, उसको जो सीख मिली वो आपसे वो एक्सप्रेस करेगा। तो ये क्या है, खुला अंत वाला प्रश्न। अगर हम पूछ लें बताइए स्टोरी में कोई भी स्टोरी है, ठीक है, तो अगर हमने पूछ लिया जैसे खरगोश और कछुआ वाली स्टोरी है, हमने पूछ लिया उसमें से कौन जीतेगा या कौन जीता था, तो आप बता देंगे फर्स्ट टाइम वो कछुआ जीता था। ये क्या है, क्लोज इंडेड है, जिसका वन वर्ड में आंसर हो, है ना। तो खुले अंत वाले प्रश्न। अब अपसारी चिंतन क्या है, अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जब हम किसी भी विषय वस्तु के एक पहलू में ना होकर बल्कि उसके अनेक पहलुओं के बारे में सोचते हैं, तो वो क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। यानी कि यही ऑप्शन सही है कि समालोचनात्मक चिंतन की बात हो रही है। ठीक, समालोचनात्मक चिंतन में खुले अंत वाले प्रश्न और अपसारी चिंतन को ही शामिल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई सर। अगला क्वेश्चन है रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही, लास्ट टाइम भी हमने वीडियो में बताया था कि एक रेगुलर इंटरवल पे होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। किस प्रकार किया जाना चाहिए, मानकीकृत परीक्षाओं के समूह का उपयोग करके, नहीं, एक विशेष शिक्षक द्वारा, ना कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा, नहीं, नियमित रूप से। देखिए हमने क्या कहा, रेगुलर इंटरवल पे विद्यार्थियों के सहयोग के साथ। इसमें कुछ है ही नहीं, तीसरा ऑप्शन आप आंखें बंद करके लगा सकते हैं। नियमित रूप पे होता है, ये यूनिट टेस्ट भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। कौन सा ऑप्शन सही थे, केवल सत्र की शुरुआत और अंत में, नहीं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। समता, समानता, पक्षपात, पृथक्करण, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं, और इसमें समता। देखिए समता क्या है, फिर वही हमने बताया, इक्विटी का मतलब है क्लास में जितने भी, अभी जब जेंडर की बात हो रही थी हम बता रहे थे, क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो एक समान है, ये इक्विटी कहलाता है। समानता का मतलब क्या है कि आप जो रिसोर्सेस एक बच्चे को दे रहे हैं वो सबको दें। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा के सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके या सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों, जब आप समता का सिद्धांत का पालन करेंगे, जब टीचर सभी को एक नजर से देखेगा, वो चाहे आईक्यू लेवल में डिफरेंस हो बच्चों में, उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में डिफरेंस हो, लेकिन टीचर के लिए वो स्टूडेंट ही हैं, सारे एक जैसे हैं,
तभी वो टीचर सभी को एक ही नजर से देखेगा, तो एक ही तरीके से आराम से वो अपना उनको लर्न करा पाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला। अगर टीचर ने पार्शियलिटी करना शुरू कर दिया कि एक बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहा है, कोई दिखने में बड़ा अच्छा है, कोई उसी के बैकग्राउंड का है, जिस बैकग्राउंड का टीचर है वो उसी को पढ़ा रहा है, तो ये सारी चीजें क्लास में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चों में कुंठता भी आती है, बच्चे अंदर ही अंदर कुंठित होने लगते हैं कि वो सर हमसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं समझा रहे, केवल उन्हीं दो बच्चों को समझा रहे हैं ना। तो ये चीजें नहीं होती है समावेशी शिक्षा में, समावेशी क्लास में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गति समन्वय वैकल्य। गति समन्वय वैकल्य यानी किसकी बात कर रहा है? डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया की बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है? देखिए, विषय वस्तु पढ़ाने से डिस्लेक्सिया, शारीरिक अंगों के समन्वय से, हाँ अंगों, ये डिस्कैल्कुलिया, शारीरिक अंगों के समन्वय से ही डिस्प्रेक्सिया है। देखिए डिस्प्रेक्सिया होता है क्या? बेसिकली डिस्प्रेक्सिया जब भी कोई बच्चा बोलता है तो होठों में और टंग में, होठ में, लिप्स में और टंग में जो सामंजस्य होना चाहिए जिससे ध्वनि निकल सके वो नहीं हो पाता है, तो वो हड़बड़ा जाता है। ये क्या है? डिस्प्रेक्सिया, यानी कि शारीरिक अंगों का आपस में समन्वय नहीं हो पाता है, इस वजह से गति समन्वय का असर प्रत्यक्ष रूप से, कौन सा ऑप्शन है? डिस्प्रेक्सिया, यानी कि शारीरिक अंगों के समन्वय, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, अगला क्वेश्चन है अभिकथन वाला। देखिए, सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावनात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे। देखिए, पहले तो जो समावेशन की जो अवधारणा होती है ना, उसमें अधिगम अक्षमता वाले भी बच्चे शामिल होते हैं, और जो भावनात्मक अक्षमता वाले होते हैं या भावनात्मक कठिनाई वाले, वो भी बच्चे शामिल होते हैं। इसमें क्या कहा गया? परंतु इसमें शामिल नहीं होते हैं, है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत है। समावेशी क्या है? समावेशी यही है, सारे बच्चों को एक मुख्य धारा से जोड़ा जाए, है ना। ये नहीं कि पार्शियलिटी की जो बच्चा कमजोर है या उसका बैकग्राउंड वीक है तो आप उसे दूसरे स्कूल में डालें, दूसरी क्लास में बैठाएं, ऐसा नहीं। और पहला ऑप्शन, सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। इसमें क्या है? कथन तो सही है लेकिन उसका कारण गलत है, ऐसा कोई ऑप्शन है? ए और आर दोनों सही है, आर की व्याख्या सही व्याख्या करता नहीं, ए सही है लेकिन आर गलत है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। यद्यपि ऑटिज्म, ऑटिज्म क्या है पहले ये समझ लीजिए। ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है तथा ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छे होते हैं। अब देखिए, पहले ऑटिज्म को समझ लीजिए। देखिए ऑटिज्म होता क्या? ऑटिज्म ASD है, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये होता तब है जब मस्तिष्क का विकास हो रहा होता है। मस्तिष्क का ये होता क्यों है कि देखिए, मस्तिष्क के विकास में जो जीन्स यूज होते हैं या जिन जीन्स के माध्यम से मस्तिष्क बनता है, उस जीन्स में जब कोई कमी आ जाती है तब ये ASD जनरेट होता है, यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अब ऐसे बच्चे करते क्या हैं? ऐसे बच्चे किसी काम को बार बार करते हैं, कंसंट्रेट की कमी होती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें एक और है, इसी में ऑप्शन होगा, आंखों से हाथ संपर्क बनाए रखने बिल्कुल नहीं बना पाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसी से आई कांटेक्ट में रह के बात नहीं कर पाते हैं, कौन? जिनके ऑटिज्म डिसऑर्डर से वो पीड़ित होते हैं। तो इसमें जो देखिए पहला ऑप्शन है, लंबे समय तक आंख से संपर्क बनाए रखने में बल्कि नहीं पाते हैं, बनाए रख नहीं पाते हैं, अपरिचितों के साथ संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, जिनके जो ऑटिज्म से
पीड़ित होते हैं। दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समंजन में नहीं। विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रखना, ये है जो ऑटिज्म। देखिए ऑटिज्म में क्या होता है, जब ऑब्वियस सी बात है मस्तिष्क का विकार है तो हो सकता है कोई चीज बहुत बढ़ जाती है, कोई चीज बहुत कम हो जाती है। इस कारण से जो तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में वो सक्षम होते हैं, ठीक है। लेकिन किसी से बात करना नहीं पसंद करते हैं, कोई काम कर रहे हैं तो वो चीज बार बार उसी काम को करेंगे, है ना। किसी से आई कांटेक्ट नहीं करके बात नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज होती है। एचडी का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर से बता रहे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी की बात हो रही है। बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि यानी ऐसे बच्चे जो क्रिएटिव होते हैं उनकी पहचान क्या है, वे मानदंडों के अनुरूप ही काम, नहीं भाई, अगर वो मानदंडों के अनुरूप काम करेंगे, कोई पैरामीटर के थ्रू काम करेंगे, तो क्रिएटिव कहाँ कहलाएंगे। क्रिएटिव का मतलब है कि वो जो भी टास्क कर रहे हैं या जो भी वो कुछ कर रहे हैं, उन्होंने उस चीज को खुद से क्रिएट किया है, वो खुद में एक यूनिक चीज है, किसी और ने नहीं किया है। अच्छा, अगर वो मानदंड के अनुरूप काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 10 बच्चे 50 बच्चे उसी तरह की चीज बना लेंगे, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं। वे दूसरे की नकल करना पसंद करते हैं, क्रिएटिव बच्चे कभी दूसरे की नकल नहीं करते। वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, उनकी ध्यान अवधि कम, बिल्कुल सही है। वे स्वतंत्र एकदम फ्रीली सोचते हैं, उनकी ध्यान अवधि कम होती है, नहीं ज्यादा होती है। वो फ्रीली सोचते हैं, इसीलिए कहा जाता है बच्चे को ज्यादा टोका टाकी नहीं करनी चाहिए, जिससे वो क्रिएटिव बने। जो कर रहे हैं उन्हें करने दे, देखिए वो करते क्या हैं, ठीक है। तो वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। कभी भी पेरेंट्स को अपनी सोच को बच्चों के ऊपर हावी भी नहीं होने देना है कि जो हम सोच रहे हैं वैसा ही तुम सोचो। मतलब वो होमवर्क करा रहा है, ठीक, उसको नहीं समझ में आ रहा है, पेरेंट्स होमवर्क करा रहे हैं, तो भाई बच्चे के दिमाग में पेरेंट्स के दिमाग में जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको उसको समझाना भी है और उस बच्चे के लेवल पे जाके समझाना है। आप बड़े समझकर उसको समझाएंगे तो बच्चे के लिए दिक्कत है। अगर आप बच्चे के लेवल पे जाकर समझाएंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर होंगी, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से सोच पाएगा बच्चा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ विचार बिंदु की बात कर रहा है, मतलब हम कुछ बातें बता रहे हैं बच्चों को, तो उनका क्रम क्या होना चाहिए। जटिल से सरल यानी कठिन से सरल नहीं, सामान्य से विशिष्ट हो सकता है, अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त होता तो हो सकता, सांकेतिक से अनुप्रतीकात्मक नहीं। तो कौन सा सही है, सामान्य से। यानी पहले हम जनरल चीजें बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे बात देखिए, यहाँ पे इसको मैग्जाइम्स मत लीजिएगा, मैग्जाइम्स लेंगे तो डिफिकल्ट, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे क्या होता है, आगमन विधि यूज होती है, जिसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। पढ़ाने की बात आती है, जो कॉन्सेप्चुअल बात आती है, जैसे इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें कौन सा यूज होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। पहले एग्जाम्पल देके हम नियमों पे जाते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, विचार बिंदु, इस चीज को ध्यान दीजिए। इसी में बच्चे कंफ्यूज होंगे, कहेंगे नहीं यार सामान्य से विशिष्ट तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बच्चों प्राइमरी लेवल पे आगमन विधि होती है, आगमन विधि के अंदर जो मैग्जाइम्स आता है वो विशिष्ट से सामान्य आता है। यहाँ विचार बिंदु की बात हो रही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले जनरल चीजें फिर स्पेसिफिक। एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है, ठीक है। एक अध्यापिका है, विद्यार्थियों द्वारा सृजित, यानी ये कैसे बालक हैं, क्रिएटिव बालक हैं। विद्यार्थियों ने सृजित यानी ऐसा ज्ञान जो विद्यार्थियों ने खुद सृजित किया, खुद से सीखा है, उनकी समझ और स्मृति यानी मेमोरी को बल देना चाहती हैं, जिससे अब देखिए इस स्टेटमेंट का पहले मतलब समझ लेंगे तो शायद ऑप्शन पे हम लोग आसानी से आ जाएंगे। देखिए कुछ बच्चों ने कोई टास्क किया अपने, देखिए क्रिएटिव चीज क्या होती है, क्रिएटिव चीज में किसी का सहारा नहीं होता है, ना के बराबर होता है। तो कुछ बच्चों ने टास्क किया और कुछ अपने मन से कुछ चीजें बनाई, है ना, अपने मन से चीजें कुछ बनाई। तो अब ये चाह रही है कि वो जो चीजें बनाई हैं वो स्मृति में, वो जो सोच रहा है उसको स्थायी कर दिया जाए, जब नेक्स्ट टाइम कोई चीज बने तो उस चीज का सहारा ले सके। अध्यापिका ये चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्त प्रभावशाली नहीं होगी। अब हम इस पे जाएंगे, कौन सी प्रभावशाली होगी। रूपांतरण का सृजन हो सकता है, पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना हो सकता है, उप अवधारणाओं के मध्य संबंधितता कार्यान्वित करना हो सकता है। अब कौन सा नहीं हो सकता है, चौथा, अप्रासंगिक यानी इररिलेवेंट, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। इंग्लिश में अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना, यानी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को रिलेवेंट के साथ कैसे कर सकते हैं, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, नहीं है, चौथा। अगला कथन और कारण वाला है।
एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीके के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, मतलब सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अभिसंज्ञान, ठीक है, मेटाकॉग्निशन। अभिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है, सही विकल्प। अब देखिए दोनों चीजें सही हैं। जो मेटाकॉग्निशन होता है ये भी उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों को विकास में मदद करता है, बिल्कुल सही। अभिसंज्ञान यही होता ही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है। तो कौन सा है यार, दोनों सही और पहला ऑप्शन, ठीक है। अभिसंज्ञान समझिए, मेटाकॉग्निशन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन ही यही है, उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है, ठीक है, और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है, ठीक है। यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? अभी मैंने बताया कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। जब हम किसी भी विषय वस्तु के अनेक पहलू के बारे में सोचते हैं तो डाइवर्जेंट होती है थिंकिंग, यानी अपसारी होती है। यही तो यहां कह रहा है, समस्या का एक से अधिक समाधान, ये क्या कहलाता है, यानी हम उस समस्या के एक से अधिक पहलुओं के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए एक से अधिक समाधान निकलेंगे। तो कौन सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। कौन सा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक चीज यहां पे याद रखिएगा, यहां पे कारण नहीं है, एक सेकंड में, ये यहां पे करुण है, ये नाम है किसी का, करुण, ठीक है, पर्सन है। करुण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है, हाँ ठीक है, सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है, ठीक है। अब सारी सोची, क्योंकि देखिए यहां पे एक से अधिक समाधान की बात आ गई, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, अब सारी सोच, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या है, बताया हमने, किसी भी चीज के बारे में एक पहलू के बारे में ना सोचा जाए, एक के बजाय उसके कई पहलुओं के बारे में सोचा जाए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही, पहला। अभिसारी क्या होता है, अभिसारी जब होता है जब हम किसी विषय वस्तु के सिर्फ एक ही पहलू के बारे में सोचे, अन्य पहलुओं के बारे में ना सोचे, इसीलिए इसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है कोई भी विषय वस्तु होती है हम उसका नेगेटिव एस्पेक्ट पहले सोच लेते हैं। जैसे कोई समस्या ही, हमें घर में से बाहर जाना है, ठीक है, मौसम साफ है, लेकिन फिर भी हम ये सोचे ऐसा ना हो कि हम बारिश होने लगे हम भीग जाएं, ये क्या है, नेगेटिव सोच है। तो नेगेटिव सोच भी नहीं हो सकती। तर्कहीन सोच, बिना सिर पैर के, मतलब कोई क्वेश्चन, कोई समस्या है, लेकिन हम बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, जो हम बोले जा रहे हैं ना तो उसका सिर है ना पैर है, लेकिन सामने चार लोग बैठे हैं, उनको दिखाना है कि हम बोल लेते हैं, ये क्या होती है, तर्कहीन सोच होती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। अगला क्वेश्चन है भाई सारी, अगला क्वेश्चन है, अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, ठीक है। इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, विद्यालय में हो रहे अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, ठीक है। इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित करना, ठीक है। विषय सामग्री को इस प्रकार से प्रस्तुत करना जिससे कि विद्यार्थी उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास ना कर पाए। अगर प्रयास कर पाते तो ये भी ऑप्शन सही होता। अवधारणाओं को इस तरीके से पढ़ना जिससे कि विभिन्न उप अवधारणाओं में संबद्धता स्थापित होनी चाहिए, संबद्धता यहां पे देखिए स्थापित है, ठीक है, ये भी मिसप्रिंट हो गया है, स्थापित ना हो सके। चौथा, ज्ञान, देखिए ना हो सके इस वजह से ऑप्शन गलत है। ज्ञान के दोहराव पर बल देना चाहिए और समझ के लिए उत्कंठा को कम से कम करना चाहिए, उत्कंठा को कम से कम करना चाहिए, दोहराव पर बल देना चाहिए, यह भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसमें कौन सा है, विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन सही है, ठीक, 25 का पहला, ठीक है। अगला, सॉरी,
अगला है 26। अगला है कक्षा के परिवेश, शिक्षण, शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थी में क्या देख सके, जिज्ञासा देख सके, अरुचि देख सके, प्रतियोगिता देख सके, कंठस्थीकरण। देखिए कंठस्थीकरण कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि बच्चों को रटने पर जोर नहीं दिया जाता है। अरुचि हो ही नहीं सकता है, कंपटीशन हो ही नहीं सकता है, जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला। कक्षा के परिवेश, शिक्षण, शास्त्रीय प्रविधियों एवं आकलन यानी कि असेसमेंट विधियों को चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों में जिज्ञासा के उन्नयन यानी जिज्ञासा के बढ़ते हुए क्रम को सुनिश्चित कर सके, उनके अंदर जिज्ञासा बनी रहे। ठीक है, जिज्ञासा बनी रहेगी तभी वो लर्निंग के लिए प्रोत्साहित होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है? विद्यार्थी जो है बार बार त्रुटि कर रहे हैं, उनको सुलझाना है, इसके लिए कौन सा तरीका नहीं सही है? तो पहले हम ये देख लें कौन सा तरीका सही है। अगर बच्चे त्रुटि कर रहे हैं तो त्रुटियों के प्रतिरूपों की खोज करना चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अधिगम में कमियों के बारे में जानना जिनके कारण त्रुटियां होती हैं, बिल्कुल। वो अधिगम अगर वो कम सीख रहा है तो क्यों सीख रहा है कम। विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल। विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। अब देखिए जब भी नहीं वाला है तो इसी तरह करेंगे तो ऑप्शन सही पकड़ लेंगे। ये तीन तो सही है, ये तब सही है जब ये नहीं ना होता कि कौन सा तरीका सही है। तीन तरीके सही हैं, कौन सा नहीं सही है? चौथा नहीं सही है कि विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। क्योंकि अब जब विद्यार्थियों से चर्चा नहीं करेंगे, विद्यार्थी अपने थॉट्स आपके सामने रख नहीं पाएंगे, है ना। तो यही बात हुई कि आपने क्वेश्चन दिया, तुरंत आंसर बता दिया और ये नहीं सोचा बच्चे क्या सोच रहे हैं, बच्चे कौन सा मेथड सोच रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं, है ना। तो अगली बार से क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम बच्चा क्लास में आएगा डिमोरलाइज होके आएगा कि हम जो सोच के आए हैं वो सर बताने देंगे नहीं, तो सोचने से भी फायदा नहीं है, है ना। अगला क्वेश्चन वैसा ही अगला क्वेश्चन है एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में और को प्रोत्साहित करना चाहिए। योग्यता का सतत मत प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, योग्यता का वार्षिक मत, महारत। अब देखिए योग्यता का एक देखो अपने विद्यार्थियों में, ये ऑप्शन सही, योग्यता का वार्षिक मत, महारत। महारत अभिमुखी मैंने बताया था मास्टरी यानी प्रवीणता, यानी जो भी आप स्किल सीख रहे हैं उसमें मास्टर हो, उसमें प्रवीण हो। यही तो कह रहा है एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में योग्यता का वार्षिक मत और महारत अभिमुखी लक्ष्य को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी जो सीख रहे हैं उसमें वो मास्टरी करें। बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भावनाओं और संज्ञान, फीलिंग्स एंड कॉग्निशन। अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने के कौशलों को बढ़ावा देता है। अत्यधिक दबाव समस्या को सुलझाने के कौशलों को बढ़ावा देता नहीं। हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। अत्यधिक चिंता जानकारी के प्रसंस्करण में सुधार लाती है। या नीरसता की भावना समालोचनात्मक चिंतन में सुधार लाती है। नीरसता नहीं। अत्यधिक चिंता अगर आप करेंगे तो सुधार आ ही नहीं पाएगा। हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही है। अत्यधिक दबाव, अननेसेसरली प्रेशर, आपको प्रेशराइज्ड किया जाएगा तो क्या समस्या सुलझेगी? आप बताएं। सपोज दैट आपके एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो कम इस सिचुएशन में पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को क्या करना चाहिए? थोड़ी हिम्मत बंधानी चाहिए, है ना, कि ठीक है कम मार्क्स आए, नेक्स्ट टाइम मेहनत करना और अच्छे मार्क्स लेना। इसके अपोजिट आप अगर ये करें, क्यों कम आए, तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी वजह से कम आए, उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं, तो इससे होगा क्या? नेक्स्ट टाइम ज्यादा उसके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है नेक्स्ट टाइम मार्क्स लाने की, लेकिन वो भी नहीं होगी अगर आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालेंगे। तो वही पहला ऑप्शन क्या रहा? क्या अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने के कौशलों को बढ़ावा देता? नहीं, अत्यधिक दबाव नहीं, बल्कि दबाव ना के बराबर हो तब समस्या सुलझाने के लिए कौशलों को बढ़ावा मिलता है। ये भी ऑप्शन गलत। कौन सा सही है? हर्ष और उल्लास, यानी खुशी से, जब हमारे अंदर खुशी होती है, हम हर चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, तभी जो है हमारी भावना और संज्ञान में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है? देखिए प्रभावी समस्या समाधान कौशलों, अभिसारी चिंतन, स्मरणोपकारी विधियां, समझ बनाना और निष्क्रिय अनुकरण।
अब सारी चिंतन हो नहीं सकता है, ठीक है। दूसरा, समझ बनाना बोध, स्मरणोपकारी विधियां, यानी स्मरण करने वाली विधियां, और निष्क्रियण कर। सेकंड और थर्ड देखिए किसमें से, दूसरा ऑप्शन, यानी कि 30th का दूसरा, ठीक है। तो आज हम लोग का ये पेपर हो गया सीटेट का। नेक्स्ट में हम लोग अगला पेपर उठाएंगे, और इसी तरह से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग के आएंगे। प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर दीजिए, ठीक है। थियरी क्या है, वही है, आप कितना भी थियरी पोर्शन पढ़ेंगे उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप थियरी से प्रैक्टिकल पर आ जाएं, यानी कि क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। जहां भी जो भी क्वेश्चन मिले जो सीटेट में, सीटेट से रिलेटेड है, सीटेट के सिलेबस में, उसे सॉल्व करते रहिए, बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।